नमस्कार, चैनल न्यूज विजन के खास कार्यक्रम जान है तो जहान है में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह है ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अंकुर उपाध्याय। डॉक्टर साहब, चैनल न्यूज विजन के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारा सबसे पहला सवाल है कि ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? जी, ये आज़ादी के समय एक आंकड़े हैं हमारे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के 2% हुआ करती थी और आज की तारीख में ये ऑलमोस्ट 19-20% है और ये आने वाले समय में 20-25% तक चली जाएगी। तो वाकई ये बात सही है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। चिंता का विषय है कि क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बारे में काफ़ी गूढ़ रिसर्च हुई है, ज्ञान काफ़ी है, इस बारे में जानते हैं हम कि क्यों बढ़ रही है। सबसे बड़ा कारण इसका जो भारत में है, हम जानते हैं वो ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि जो हम तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज नेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड पहले था हम उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आम भाषा में कहूँ तो मैं पिज़्ज़ा बर्गर संस्कृति, यानी कि हम अपनी चीज़ों को भूलकर एक इंडस्ट्रियल नेशन जो होते हैं, रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल नेशंस जो हैं, उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी तरह सोच समझ रहे हैं और उनकी तरह ही हमारी संस्कृति बनती चली जा रही है और हम अपनी चीज़ों को, अपनी खाद्य पदार्थों को, अपने भोज्य पदार्थों को, अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तेज़ी में हैं हम हर चीज़ में हम चाहते हैं कि हम फास्ट मूव करें, फास्ट टारगेट्स अचीव करें। ऑफिस में हैं तो आप देखिए, आपका बॉस आपको प्रेशर कर रहा है कि ये टारगेट अचीव करिए। आप अगर किसी भी फील्ड में हैं, आप चैनल में हैं, तो भी आपके ऊपर ये टारगेट है कि आप जल्दी करिए। आप किसी भी फील्ड में हों, अखबार हैं तो उनके आपस में होड़ है, प्रतिस्पर्धा है। कोई भी कंपनी है उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा है, तो इस प्रतिस्पर्धा का असर कहीं ना कहीं दिखता है। उससे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल ह्यूमरल चेंजेस होने लगते हैं कि जिसकी वजह से ये इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं वो हो जाती है। हाइपरटेंशन का एक सेकेंडरी कॉज भी होता है जब हमारे बॉडी में कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है। वो एक अलग विषय है, गूढ़ विषय है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन आमतौर पर कम होता है और इसेंशियल हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। तो ये जब टेंशन की ओवर हो जाती है तो समझ लीजिए कि हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण इसका ये माना गया है। उसके अलावा हमारे खाने में नमक की अधिकता बढ़ती चली जा रही है। 6 ग्राम नमक पर डे ऑलमोस्ट ये रिकमेंडेड है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड जो हमारे खाने में हमारे संस्कृति का हिस्सा बन ही गया है, बनता चला जा रहा है, उसमें हम नहीं जान पाते हैं कि कितना ज़्यादा नमक है। तो उसकी वजह से ये भी एक कारण हो जाता है। इसके अलावा सोना, नींद, यानी कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, यानी कि नींद, सिर्फ नींद नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, वो भी डिस्टर्ब्ड है। आप देर से सो रहे हैं, टीवी के प्रोग्राम्स, चैनल्स बहुत सारे हैं तो आप देर तक टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं, इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हैं, या फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। आप जब आपने इतना अच्छा स्मार्टफोन लिया तो आप उसका यूज़ कर रहे हैं, फिर सो ही नहीं रहे हैं, आप नींद को अपनी कट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद जब ऑफकोर्स जब सोए ही नहीं आप तो सुबह उठेंगे कैसे? तो एक्सरसाइज कहाँ से होगी या वॉकिंग कहाँ से होगी, या एक सुबह उठ के एक रिलैक्सेशन, आप अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एक रिसर्च है जो दिखाती है DBS यानी कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ही आप अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति कहती थी कि योगा या फिर योग से, वो सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं। उन चीज़ों को हमें समावेश करना पड़ेगा दोबारा से अपनी ज़िंदगी में और दोबारा से उस चीज़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। ये मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के अधिकतम मरीज़ और अधिकतम लोग इसके शिकार होते चले जा रहे हैं। ओबेसिटी, मोटापा, इन सब चीज़ों का बाय प्रोडक्ट ओबेसिटी है, मोटापा है, जो कि हम देखते हैं
इससे वज़न बढ़ता जा रहा है लोगों का। आमतौर पे जो वज़न पहले कमी की तरफ होता था वो वज़न आज बढ़ता चला जा रहा है लोगों का। तो वज़न एक उसका कारण है। इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, वज़न बढ़ता है, तो वज़न से हाइपरटेंशन होना ही है, ये आप मान के चलें। तो वज़न नापने के तरीके हैं, जैसे वेस्ट हिप रेशो है या बॉडी मास इंडेक्स है, उससे हम वज़न देखते हैं। तो इन सब कारणों से ब्लड प्रेशर का एक सीधा संबंध है, इसीलिए ब्लड प्रेशर की अधिकतम कारण दिखते हैं। आजकल ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन कम उम्र में ही युवाओं को हो रहा है, इसका क्या कारण है? जी हाँ, बिल्कुल। जो मैंने आपको अभी सब बातें बताई, तो ये यंग अचीवर्स हैं लोग। आजकल क्या है कि ये सब चीज़ें कम उम्र में ही लोग अचीव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, जितने भी प्रेशर हैं, जितने भी ये टारगेट अचीव करने वाली बात मैंने कही हो, या मोटापे का मैंने जिक्र किया हो, तो ये कम उम्र में लोगों के ऊपर हावी होती जा रही हैं बातें। पहले जो टारगेट्स लोगों के जीवन में 50 साल की उम्र में लोग अचीव करते थे, वो अब वो चाह रहे हैं कि मैं 30 साल की उम्र में अचीव कर लूँ। तो और वज़न का भी यही है। पहले जो वज़न मिडिल एज में लोगों का वज़न होता था, वो आज 30 साल की उम्र में लोगों का वज़न है। आज आप देखते हैं कि 30 साल में वज़न वो है कि जो कभी 40, 45, 50 की एज में वज़न होता था। तो उस वेट को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस जीवन शैली को आप नहीं जी रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ऑफिस में हर जगह वो प्रतिस्पर्धा का माहौल है, हर जगह आपके पास एक रेस है, हर जगह आपकी ओवर टेंशन इज़ हाइपर टेंशन। तो वो टेंशन क्योंकि आपके दिमाग में हर समय सवार है, तो यंग लोगों के ऊपर अचीव करने का एक जो प्रेशर है, इसीलिए उनका वज़न ज़्यादा है, इसीलिए वो हर समय एक टेंशन और एक अजीब सी फ़िक्र में और अजीब सी टेंशन में भागे जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को स्लो करें थोड़ा सा, और यंग लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे अपने वज़न पर नियंत्रण रखें और टारगेट्स को अचीव करें, ज़रूर करें, लेकिन टारगेट के साथ साथ रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए। और अपने खाने पीने पर और अपने वज़न पर और अपने BMI पर, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स पर, और वेस्ट हिप रेशो पर, यानी कि जो वज़न है वो आपके पेट के चारों तरफ, चर्बी पेट के चारों तरफ इकट्ठी ना हो बहुत ज़्यादा, वो, और अल्कोहल और स्मोकिंग, ये हमारे यंग लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फैशन हो गया। जो अल्कोहल पहले बहुत ज़्यादा दबा छुपा कर पिया जाता था, या अल्कोहल के बारे में एक ये था कि इसको ओपनली नहीं आप ले सकते थे, हम इसको खुल के नहीं लिया जाता था, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात मैं नहीं समझता हूँ है। उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं और आएंगे। इसी प्रकार से स्मोकिंग है। तो इन दो चीज़ों का बहुत दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमारे यंग लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार जल्दी हो रहे हैं, और फिर हाइपरटेंशन के और दुष्परिणाम हैं आगे, जो शरीर के और हिस्सों पर, आइज़ पे, किडनी पे, हार्ट पे, उसके और इफ़ेक्ट बहुत बुरे बुरे आते हैं। तो इसलिए यंग एजेस में जल्दी से देखने को मिलता है। खान पान का इसमें क्या रोल है? अल्कोहल और स्मोकिंग लेडीज़ तो नहीं करती, लेकिन इसका शिकार वे भी हो रही हैं। हाँ, खाने पीने में देखिए, तला भुना फ्राइड खाना हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनता चला जा रहा है। जैसे जैसे हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ा, यानी कि हमारा जीवन जो है शहरीकरण बढ़ा, और हमारा अमेरिकीकरण हुआ, तो हमारे खाने का भी अमेरिकीकरण हो गया। हम दाल रोटी सब्जी की जगह पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ चले गए। फ्राइड खाना हमारा ज़्यादा बढ़ता चला गया। रात में भी खाने में हम खिचड़ी दाल भात या इस तरह की चीज़ों की बजाय स्नैक्स पर चले गए, तो सारे फ्राइड स्नैक्स हो गए, ज़्यादा सॉल्ट उनके अंदर आ गया। स्मोकिंग का एक मैंने जिक्र किया आपसे अभी, अल्कोहल का जिक्र किया। फिर जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उनके साथ इस तरह के हैवी स्नैक्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें हैवी कैलोरी की होती हैं, उनसे वज़न बढ़ता है। वज़न का बाई प्रोडक्ट हाइपरटेंशन है। तो ये सब चीज़ें खानी, और उसके अंदर जो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हाइपरटेंशन पे, जैसे फ्रूट्स हैं। एक ट्रायल है, डैश बोलते हैं उसको, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसका कहना ये है कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर देंगे तो 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली घट सकता है।
तो ज़िंदगी का हमारे हिस्सा हो जाना चाहिए सलाद की प्लेट और फ्रूट्स। तो लेकिन आप देखिए कहीं पे भी डेजर्ट्स होंगे तो आपको कट फ्रूट डेजर्ट में नहीं मिलेंगे। डेजर्ट एक अपने आप में ही, डेजर्ट का प्लेटर बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर रसगुल्ले और तरह तरह की मिठाइयाँ और दुनिया भर की कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स और पता नहीं क्या क्या डेजर्ट्स के अंदर भी बनने लगा है। तो लेकिन आपको डेजर्ट्स के अंदर फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी इस किस महत्वाकांक्षा के हिस्से हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, अपनी डाइट पे लगाम लगानी पड़ेगी और खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शायद उसी से हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत से लोगों को इस बीमारी का पता ही नहीं चलता, तो आम लोग कैसे पहचाने कि उनको ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है? देखिए, इसको एक रूल ऑफ हाफ्स कहा जाता है, यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता उनको ब्लड प्रेशर है, फिर उनमें से आधों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता और उनमें से आधों को कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनको उनका पता नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। वो शायद सिर्फ इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है कि जब तक इसके बारे में पता लगता है तो ये टारगेट ऑर्गन डैमेज, यानी कि हार्ट, किडनी, लिवर, हार्ट, किडनी और ब्रेन, यहाँ पर वो कुछ ना कुछ नुकसान अपना पहुँचा चुका होता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और अहम ये है कि इसको नपवाया जाए। इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है कि जिससे आप इसके बारे में पता कर सकें कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अभी रिवाइज्ड टारगेट्स आए हैं जिसके अंदर 140-90 तक रिलैक्सेशन दे दिया गया है ब्लड प्रेशर के बारे में। पहले ये टारगेट कम था, लेकिन अभी जो जॉइंट नेशनल कमेटी है, पहले जॉइंट नेशनल कमेटी अमेरिका की जॉइंट नेशनल कमेटी है, भारत की नहीं, उसके टारगेट्स चलते थे, लेकिन अभी यूरोपियन एसोसिएशन के टारगेट्स चलने लगे हैं। उसके मुताबिक 140-90 तक ब्लड प्रेशर को माना जाता है। तो इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको नपवाएं 3 महीने में, 6 महीने में। आम सी चीज़ है, कहीं भी आप नपवा सकते हैं, किसी के पास भी नपवा सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर विद इन रेंज है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अपने वज़न को आप नियंत्रण में रखिए, खान पान को नियंत्रण में रखिए, तनाव रहित जीवन शैली अपनाइए, खुलकर हंसिए, योगा या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज थेरेपी अपनाइए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कीजिए और अपने आप को रैट रेस में तो रखिए, लेकिन इतनी रैट रेस में ना रखिए कि अल्टीमेटली आप रैट ही बन जाएं। रैट रेस के अंदर दौड़ने का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि आप रैट ही रहते हैं। इसके क्या लक्षण हैं? क्योंकि युवावस्था में कोई भी बिना किसी कारण चेकअप कराने तो नहीं जाता। जब आपने जीवन शैली अमेरिकन अपना ली तो कृपा करके उनकी इस जीवन शैली को भी अपनाइए। वहाँ पर ये एक एनुअल हेल्थ चेकअप वहाँ के लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब हम उनकी जीवन शैली को सभी चीज़ों में अपनाते जा रहे हैं तो एनुअल हेल्थ चेकअप वहाँ की जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। तो मेरा कहना ये है कि जब आप और चीज़ों को अपना रहे हैं तो आप इस चीज़ से परहेज़ क्यों करते हैं? आप इस चीज़ को भी अपनाइए, आप उस जीवन शैली को भी तो अपनाइए ना जो उनकी पॉजिटिव जीवन शैलियाँ हैं। जॉगिंग है, परिवार के साथ टाइम गुजारना है, संडे की छुट्टी है, रिलैक्सेशन है, एनुअल हेल्थ चेकअप है, तो आप उसे भी अपनाइए। साइकिलिंग है, रनिंग है, आप देखते होंगे टेलीविज़न पे, या जो लोग वहाँ गए हैं हिंदुस्तान से बाहर देखते होंगे, तो आप उन्हें भी अपनाइए। इस बीमारी से बचाव के लिए लोग क्या करें और क्या ना करें? देखिए, अभी वही बात मैंने कही कि हम जब बहुत सारी चीज़ें उनकी नेगेटिव अपना रहे हैं एक तरीके से, तो पॉजिटिव भी अपनाएं और अपनी पॉजिटिव भी अपनाएं। तो उसके उन सब चीज़ों को जब हम लेंगे तो इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम वज़न को अपने नियंत्रण में रखें, तनाव रहित जीवन जिए और होल ग्रेन्स खाएं, यानी कि प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, यानी कि मैदे के बनी हुई चीज़ें ना खाएं। होल ग्रेन माने जैसे आटा है या चोकर के साथ उसे खाएं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, जो डैश डाइट का मैंने जिक्र किया। अल्कोहल और स्मोकिंग को तिलांजलि दें, तनाव रहित जीवन जीने की कोशिश करें, खुल के
हंसें, परिवार में ज़्यादा समय दें, मित्रों के साथ रहें, अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो इन सब चीज़ों को आप अगर अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत में जो एक ये ब्लड प्रेशर की एक एपिडेमिक, यानी कि जिसे कहना चाहिए एक आपदा की स्थिति से ब्लड प्रेशर बनता जा रहा है, तो वो बनेगा नहीं बनेगा। अगर हम सब लोग एक इस इन चीज़ों को अपनाएंगे तो हम इन चीज़ों से पार पा सकते हैं। क्या ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन किसी अन्य बीमारी का संकेत माना जाता है? जी हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, एक टेक्निकल पॉइंट है वो। फिर वही सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये, तो ये कुछ और बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसी में ये एक अलग ही पॉइंट है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो अलग पॉइंट है, या ड्यूरिंग किडनी डिजीज़ है तो ये अलग है, या डायबिटीज़ के साथ है तो ये अलग है, या और कई सारी बीमारियां होती हैं जिनको सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन में आमतौर पे बहुत यंग एज में अगर हाइपरटेंशन हो जाए, जैसे 20 साल से कम, और अचानक ब्लड प्रेशर का पता लगे जैसे 50 या 55 साल के बाद, तो उस टाइम पे हम सेकेंडरी कॉजेज़ को ढूंढते हैं। कुछ खास बीमारियां हैं जिनके कुछ खास लक्षण होते हैं और कुछ खास टेस्ट होते हैं उनके लिए, तो उससे हम फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ के बारे में और उनके बारे में मालूमात कर लेते हैं। पता लग जाता है कि ये सेकेंडरी कॉजेज़ हैं और उनका इलाज संभव है, उनका इलाज हो जाता है और उससे मरीज जो है रोग मुक्त हो सकता है। साइंस ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अभी तक इस बीमारी को क्योर करने के लिए सफलता नहीं मिली। इसका क्या कारण है? हाँ, क्योर इसका मिल भी गया है। एक रीनल डिनर्वेशन थेरेपी अभी आई है, वो ऑलमोस्ट इसका क्योर कर देती है। और दूसरा, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारे जीवन के जीने के अंदाज से जुड़ी हुई बीमारी, तो शायद इसलिए इसका क्योर दवा में नहीं, शायद हमारे जीवन जीने के अंदाज में, हमारे जीवन जीने की शैली में और हमारे जीवन जीने की पद्धति में छिपा हुआ है। तो अगर हम उस पद्धति को ही बदलें तो क्योर शायद उसका वहाँ है। दवा में तो क्योर है ही, चलिए दवा से तो उसके दुष्प्रभावों से बचना ही है, परंतु अगर हम क्योर शब्द पर जाते हैं तो शायद हमें अपने जीवन जीने की शैली को पूर्णतः बदलना होगा, तब हम उसके क्योर पर जाएंगे। क्या इस बीमारी का शिकार होने के बाद जीवन शैली में बदलाव करके इसे क्योर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आज की बहुत सारी रिसर्च इस बात पर टिकी हुई है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसके अंदर कई सारी बीमारियां आती हैं और ये सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट के मोटापे से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि क्या जो पेट के मोटापे से बीमारियां हुई और किसी व्यक्ति ने उस मोटापे को कम किया, तो उससे क्या वो बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो साइंस इस बात की बहुत तेज़ी से रिसर्च कर रही है और पूरी दुनिया में इस बात पर काम चल भी रहा है कि अगर आप रिवर्स कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि उस जीवन शैली में आ जाते हैं, अपना वज़न कम कर लेते हैं, वेट आपका कम हो जाता है, मोटापा आपका कम हो जाता है, जीवन शैली आपकी परिवर्तित हो जाती है, स्मोकिंग और अल्कोहल आपका ज़ीरो हो जाता है, तो काफ़ी हद तक आप इन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ये संभव है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए आपका क्या मैसेज है? आपने बड़े अच्छे मेरे से सवाल पूछे और ज़्यादातर हमने जो बातें करी वो ऐसी ही थी कि जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ बात ऐसी भी बताई कि जो शायद लोगों को ये पता लगी होंगी कि हम क्या ना करें जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकें। फिर भी मैं नटशेल में दोबारा ये बात कहूँगा कि सबसे अहम है अपने वज़न को नियंत्रित रखना। वज़न को नियंत्रित रखने में भी सबसे अहम है पेट के आसपास चर्बी को ना जमने देना। यानी कि पहले जो बॉडी मास इंडेक्स की बात होती थी, यानी कि वज़न और हाइट का रेशो निकाला जाता था, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में वेस्ट हिप रेशो को माना जाता है, यानी कि पेट के आसपास चर्बी को ना जमने देना और वज़न को एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने देना।
दूसरा मैं स्मोकिंग को कहूँगा, तीसरा मैं तनाव को कहूँगा, अल्कोहल को कहूँगा, प्रोसेस्ड फूड्स को कहूँगा, सॉल्ट्स को कहूँगा कि आप सॉल्ट यानी कि प्रोसेस्ड फूड के अंदर नमक बहुत होता है, छुपा हुआ नमक बहुत होता है। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, तनाव रहित जीवन जिएं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो शायद आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए चैनल न्यूज़ विज़न।